संजय, इसी पे एक प्रश्न आ रहा है कि हम्म। आप पिछले 50 साल से भ्रमण पर हैं संजय। हम्म। हम्म। भारत में जो बदलाव आया है हम्म। उसको आपने अपने आंखों से देखा, अपनी हम्म। हिस्ट्री को बनते हुए देखा है संजय। हम्म। हम्म। तो ये 50 सालों में क्या बदलाव आया है, क्या अच्छा रहा है और क्या बुरा रहा है संजय? हम सुविधाओं का हमारे देश में बहुत अभाव था। हम उस दौर को भी देख पाए। हमारे हम उम्र बहुत ही किस्मत वाले रहे हैं, बहुत लकी रहे हैं कि भारत को बदलते हुए देखा, जो आज की पीढ़ी नहीं देख पाएगी। अर्थात आज की पीढ़ी एंड्रॉयड से आईओएस होता हुआ तो देखेगी, आईफोन 10 से आईफोन 17 का विकास तो देखेगी, लेकिन जहां फोन ही नहीं थे वहां पर फोन का आना, मोबाइल का आना, यह उनके भाग्य में नहीं था। वह दौर था, कुछ नहीं था। लेकिन अगर आज तुलना करके बोलें, और आज मेरा निचोड़ यह है कि जब कुछ नहीं था तो हमारे पास सब कुछ था, और आज जब सब कुछ है तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। भारत को अपने आंखों के सामने यहां के समाज का पतन देखा, परिवारों को बिखरते देखा, सिद्धांतों को टूटते देखा, नैतिकता को ढहते देखा, चरित्र को बहकते देखा। यह रफ्तार से जो बदलाव आया है 96-97 के बाद, बहुत तीव्रता से भारत के पतन को देखा और सबको विवश खड़ा पाया। कोई कुछ कर नहीं पाया, हर कोई सिर्फ दोषारोपण करते हुए देखा, हर कोई अगली पीढ़ी को दोष देता हुआ पाया कि आज की पीढ़ी बिगड़ गई, आज की पीढ़ी बिगड़ गई। नहीं, आज की पीढ़ी नहीं बिगड़ी, आज की पीढ़ी को आपने बिगाड़ दिया, उसे कुछ समझा नहीं पाए। आप सब्र संतोष के दौर में, आप उस दौर से गुजरे, और उस दौर में आप इतने सब्र और इतना संतोष आपके अंदर था कि आपने कभी रिवोल्ट नहीं किया, आपने कभी विरोध नहीं किया। आपके सम्मुख जो परोसा गया उसे आपने यथावत मान लिया और उस पर चलने लगे, क्योंकि आप श्रद्धावान थे, आप श्रद्धालु थे। आपने सत्य नहीं जाना, बस मान लिया और चल पड़े। एक पक्ष तो उसका अच्छा था, दूसरा पक्ष बहुत विभत्स रूप ले गया और भारत के पतन में सहायक बन गया। भारत में कोई भी समाज सुधारक या विचारक आजादी के बाद कभी दिखा ही नहीं, जो समाज में आवश्यक बदलाव ले आए। नैतिक मूल्यों में जो निरंतर गिरावट होता चला गया, उसमें उस दिशा में हमें कोई मार्गदर्शन दे दे, ऐसा होते नहीं पाया। सभी मान्यताओं के आधार पर जीते पाए, इससे उनका जीवन संतोषपूर्ण, सैटिस्फाइड यह तो रहा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को वो कुछ दे नहीं पाए। याद कीजिए अपना दिन, जब मैं जवान था, मैं युवा था, तो मैं समझता था कि मैं ही सब कुछ जानता, दूसरा कोई नहीं जानता। यह युवाओं के साथ यह समस्या हर युग में रही है, और आज का युवा वही कर रहा है। और इन युवाओं को पथ भ्रष्ट जो करने में सहायक रहा, उसमें जो गलत चीजें हैं उसे बहुत अच्छे ढंग से और प्रभावशाली ढंग से परोसा गया। एक दौर था जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा था, तो मैं भी पिंक फ्लॉयड का कैसेट लेकर के आया था और उसके गीत को सुनता था, अच्छा लगता था। तो क्या मैं गलत था? नहीं, मैं बदलाव ढूंढ रहा था। तब दौर गजल का आया। मेरी समझ नहीं थी गजल की गहराई को समझने की।
कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, और वह इतना स्लो था, इतना धीरे था कि एक युवा की गति से वो मिसमैच हो गया। इसलिए युवा उधर आकर्षित ही नहीं होंगे। तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए धड़ाम धड़ूम धूम धाम ये चालू हो गए। उस क्रम में हमारी कलाएं डूबती चली गई। हमने रैप का सहारा लिया क्योंकि उसमें गति है, जबकि गति तो शास्त्रीय में बहुत तगड़ी दी जा सकती है। हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। हमने अपने प्रस्तुति में बहुत कमियां छोड़ दी। हम यह मानते रहे कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, और युवा तो बेकार है, वो भटक रहा है। आज नतीजा क्या निकला? क्षति किसकी हुई? आपकी। आपने भारतीय संस्कृति को उठा के खुद ही किनारे फेंकना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ही कुछ चीजें लुभावनी लगी। भारत का पतन का अगर मैं कालखंड गिनाऊं तो सर्वाधिक पतन उस समय से शुरू हुआ जब ये जो पारिवारिक सीरियल के तौर पर टीवी में परोसे जाने लगे, हर घर में लड़ाई लगवा दिया। फिर जीने की शैली बदल दी, पहनने का तरीका बदल दिया, विचार शैली बदल दिया। वस्त्र कौन ग्रहण करता है, कौन धारण करता है? आपके विचार। भोजन कौन करता है? आपके विचार। तो आचार विचार में निरंतर गिरावट, यह तो बहुत बड़ा विषय है। यह तो हमने अपने शोध में होता देखा। और इसका नतीजा क्या है? जब सुविधाओं का अभाव था तो हमारी क्षमताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। मानवीय क्षमता अनंत दिशा में बढ़ रही थी। वर्तमान में वो समस्त क्षमताएं सीमित होती चली गई, घटती चली गई। उदाहरण के तौर पर 10 लाख हो चाहे 10 करोड़ हो, उंगलियों पे गिन लिया जाता था। स्लेट में मोती लगे होते थे, उसके ऊपर नीचे से जान लिया जाता था, गणना हो जाती थी। आज जैसे ही कैलकुलेटर आया, मस्तिष्क की वह क्षमता विकसित होने की बजाय कैलकुलेटर पर आश्रित होकर अपाहिज बनती चली गई। और आज हम वैसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां आपको सुनकर हैरानी होगी कि बीटेक के स्टूडेंट्स अपने होमवर्क को एआई से करवा करके पेश कर देते हैं। और यह सबसे बड़े खतरे की घंटी है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई क्षमता बचेगी ही नहीं। तभी तो मैं कहता हूं कि आप पाषाण युग की ओर बढ़ रहे हैं। भारत को बदलते देखा तो बचाव क्या है? यह तो समस्या है। आज महापुरुष, तपस्वी, साधक, महात्मागण निरंतर चिंता कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी को कैसे रोका जाए, कैसे बदलाव उनमें लाया जाए। नहीं ला पाएंगे क्योंकि उनके पास ना तो कोई अध्ययन है, न अनुसंधान है, न समस्या का पता है, समस्या का कारण का उनके पास कोई अध्ययन नहीं है, तो निवारण उनके पास है नहीं। आज युवा पीढ़ी को आप वापस लाना चाहते हैं कि उन्हें वेद ऋचाओं के गीत सुनाए जाए, उससे भारत की संस्कृति बच जाएगी? नहीं बचेगा। आज युवाओं को चाहते हैं कि वो अंग्रेजी चीज छोड़ के आप वापस धोती कुर्ता पे आ जाएं? नहीं होगा। आप सिर्फ बाहरी चीजों को और बाहरी उपकरण के माध्यम से आप देश की संस्कृति को पुनः स्थापित करना चाहते हैं? नहीं होगा। युवा उपदेशों से आकर्षित नहीं होगा। भारत में जो बदलाव हुआ है, आप अपने जवानी को याद कीजिए। आपने किसी का उपदेश सुना? नहीं सुना था। हम जब हमें कोई बोलता था और जब अप्रासंगिक बात करता था, इररेलेवेंट, जिसको वो प्रमाणित नहीं कर पाता था, जिसके संवाद में अगर प्रश्न खड़े हो तो बोलता नहीं नहीं, इसका सवाल मत करो, ये आस्था का विषय है। तो मेरे मन से निकलता, चल बे किनारे हट। चाहे वो जितने बड़े बुजुर्ग, अंदर से ऐसी भावना निकलती थी कि तुम्हें नहीं पता, तुम हमें नहीं समझा पा रहे हो।
तो आज का युवा कैसे समझ लेगा आपकी वो बात, चाहे आप जो भी वेश धर लें? भारत का यह रूप बदलते देखा। मैं बचपन से ही स्वभाव में था विद्रोह। मां का बहुत बड़ा योगदान था, उसने कहा चीजों को समझो, पूरा समझो। हमने उसको 2 कदम और आगे बढ़ा दिया। पूरा समझने के लिए चाहे युद्ध लड़ना पड़े युद्ध लड़ेंगे, लेकिन समझेंगे। तो इस क्रम में कई जगह पे युद्ध नहीं महायुद्ध हुए, कई स्थानों से निकाल दिए गए, और बाद में वही बोलते थे सबसे अच्छा तो वही था, बुलाओ उसे। बोला जो छूट गया सो छूट गया। कई जगह पे षड्यंत्र के शिकार हुए। वो उनका धर्म है, वो करें, हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो भारत के इस बदलाव को देखा। जब कुछ नहीं था तो निरंतर आपके अंदर आपकी आंतरिक शक्ति के बढ़ने का अवसर था, और आज जो बदला हुआ भारत है, आपकी आंतरिक शक्ति समाप्त है, मनोबल समाप्त है, आत्मबल टूटा हुआ है, और उसकी पूर्ति के लिए ही आपको बाह्य उपकरण का सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे वस्त्र की डिजाइन हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे बाह्य उपकरण हो। उसका आसरा लेकर के आप किसी तरह से अपना मनोबल इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका मनोबल टूटा हुआ है। आपके अंदर कोई आत्मबल नहीं है, आपके अंदर कोई जीवन की कलाएं नहीं है, क्योंकि आपकी शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा रही ही नहीं। आपने फॉलो करने के क्रम में नौकर बनने की दौड़ में स्वयं को नष्ट कर लिया। यह भारत का बदलाव होते हमने देखा। जैसे इतना सा है, और विधियां हैं। इसीलिए तो स्टूडेंट्स के लिए मैं एक विशेष कार्यक्रम डिजाइन किया हूं, और प्रयोग के लिए जल्दी ही लागू करूंगा। जी सेंसेई। सेंसेई, एक और पक्ष जो है सेंसेई, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो भारत के गांवों में आया है पिछले 50 सालों में। शहर में टीवी भी थे 50 साल पहले, बस टीवी बेहतर हो गए हैं। पर बिजली भी कुछ होती है 50 साल पहले कई गांव वासी जानते भी नहीं थे। इसका जो एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव मैंने पाया है सेंसेई, कि जो विविधता थी सेंसेई भारत में, वो खत्म हो रही है। शहरों में तो कई साल पहले ही खत्म हो गई थी, अगर आप उत्तर में जाए दक्षिण में जाए, और धीरे धीरे सेंसेई ये चीज गांव में भी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लगता है जो समाज पे होगा वो ये है सेंसेई, कि भारत के जो गांव थे सेंसेई आइसोलेटेड थे। और होता ये है सेंसेई आइसोलेशन के साथ की समस्या हर जगह एक ही होती है सेंसेई, कि मान लीजिए घर बनाना है। अब आइसोलेशन इनोवेशन की डिमांड करता है, और वही विविधता आती है कि सेम प्रॉब्लम को कितने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। और सेंसेई ये इनोवेशन अब खत्म हो रहा है भारत की जीवन शैली से। ये विविधता खत्म हो रही है, ऊपर से नीचे तक सब एक समान हो जा रहा है। तो सेंसेई इस विविधता को कैसे बचाया जाए? जो इसकी शुरुआत है वह स्वयं परिवार से होगी। परिवार इस सृष्टि की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यहां पर पिछली पीढ़ी को जागना पड़ेगा। जो माता पिता बनने वाले हैं उन्हें सर्वाधिक जागना पड़ेगा। जो बन चुके हैं उन्हें आवश्यक बदलाव करने पड़ेंगे। विविधताएं क्यों समाप्त हुई? प्रश्न तो यह है क्योंकि जिस पर हमें नाज था, वह नाज जिस विषय पर था वह लुप्त हो गया। हमें अपनी भाषा पर, हमें अपनी डायलेक्ट पर, हमें अपनी जीवन शैली पर, हमें अपने सामाजिक व्यवहार, उस पर नाज था, वह लुप्त हो गया। एक साजिश के तहत उसे नष्ट कर दिया गया। मुझे याद है हमारा बचपन गांव में नहीं, एक छोटे से शहर में था। वह शहर बहुत छोटा था, उसे एक बृहद गांव को ही कहा जा सकता है। लेकिन पूरा शहर आपसी रिश्ते में बंधा हुआ होता था। मोहल्ला होते थे,
वो पूरा मोहल्ला आपस में बंधा होता था। एक मोहल्ला में आपस में ब्याह होता ही नहीं था, आई लव यू का सीन ही नहीं था। रिश्ते, रिश्तों का महत्व, इस चीज को आज भारत गंवा दिया। हमारे यहां पर हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई, जिस जगह में रहता था, चारों अच्छी संख्या में थे। ईसाई मिशनरी थी, मुस्लिम पूरा स्थान था, हिंदू तो थे ही थे, और सिख और सरदार भी थे, गुरुद्वारा भी था। सभी का संबोधन एक दूसरे से किसी न किसी रिश्तों के आधार पर होता था। जुम्मन चाचा, हुसैन चाचा, फलाना मामा, रिश्तों से संबोधन था और रिश्ते निभाए जाते थे। रिश्तों का हम निर्वहन करते थे। हमने अपने जीवन में पहली कव्वाली देखी थी। पिताजी वकील थे, उनके मित्र थे मिस्टर हुसैन, जिन्हें हम हुसैन चाचा कहते थे, उनकी बेटी के ब्याह में कि रात भर कव्वाली चली थी और हम चौथी पांचवी के स्टूडेंट रहे होंगे और पहली बार देखे अच्छा कव्वाली ऐसे होती है। रिश्तों के आधार पर जीवन था। आज रिश्तों के आधार पर समाज नहीं बचा। समाज इस कदर सिमट गया कि अब पड़ोसी रिश्तेदार छोड़ दे, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। क्यों? आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम प्रतिस्पर्धा का रूप ले लिया। एक समय था किसी के घर कार आई एम्बेसडर, सब लोगों ने जश्न मनाया था और मेरे आंखों के सामने वह भी घटना घटी कि किसी ने कार खरीदा अपने, मैं बता रहा हूं, जब स्कूली शिक्षा के बाद जब मैं कॉलेज में था तो रात में ईंट लगा के चारों चक्का खोल के ले गए। यह भी दौर आया। सुबह लोग निकले, गाड़ी सब में बैठ के, लोग अपने टायर वगैरह देखता नहीं है। सुबह 3 बजे निकलना था, गाड़ी स्टार्ट किया, किया, गाड़ी एक्सीलेटर लिया, कुछ नहीं। बोला क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई। नीचे उतर करके देखा तो चारों चक्के गायब, ईंट पे खड़ी थी गाड़ी। पूरा परिवार उतरा, किसी ने फील नहीं किया और वो बड़ी कलाकारी से चोरी हुई। यह भी दौर आया। समाज का पतन आंखों के सामने होता देखा। क्यों? क्योंकि रिश्ते प्रतिस्पर्धा में बदलते चले गए। पहले पता क्या होता था? शादी है किसी के यहां तो भैया आपका कोट दे दो, हमको हो जाएगा। तो हमारा कोट कोई और पहन के जाता था, क्योंकि उस शादी में मैं नहीं जा रहा हूं, वो जा रहा है। एक बार वो हाल तक हुआ। एक बार किसी के रिश्ते में देखने के लिए आए, उनके पास वो फर्नीचर नहीं थे। उसने पूछा कि अंकल आपका सोफा ले जाऊं? तो पत्नी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अंदर कमरे में था, आए कि ले जाऊं? बोले हाँ ले जाओ, आज का ही मामला है, 1-2 दिन के बाद, कोई बात नहीं, हम लोग अंदर अपना। उसका बोले कि चलो बोलो। जब तक बाहर निकला सोफा डाइनिंग टेबल दोनों गायब था। उठा के ले गए थे, अधिकार था। तो मुझे एक बार को गुस्सा आया और एक बार को बड़ा प्रेम उमड़ा कि देखो इन्होंने कितना अधिकार से, अधिकार है कि जो चीज आपकी वो मेरी है। कितना रिश्तों में गहराई थी। आज आप एक रोटी देने में आपको झिझक होती है, सहयोग करने में झिझक होती है। पहले हमारे समाज में हृदय बड़ा होता था, दिल बड़ा होता था, अब सिमट गया। और सिमट गया तो फिर होने क्या लग गया? कुछ से कुछ। तो यह दौर था। भारत तब का भारत और अब का भारत, बहुतों की दृष्टि में भारत विकसित हो गया। मेरी दृष्टि में भारत का पतन हो गया। भारत इंडिया बन गया, भारत
भारत नहीं बचा। भारतवर्ष जो था वह नहीं बचा। हाँ, लेकिन अब भी कुछ उम्मीद है नई पीढ़ी से। नई पीढ़ी को समझाएगा कौन, बताएगा कौन? यह मेरे अनुभव में है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन इसी में बीता है जहाँ पे मेरा कैनवस बहुत बड़ा रहा, जहाँ 8 साल का बच्चा भी स्टूडेंट है और 80 साल का वृद्ध भी प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए वो अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर ही अगला कार्यक्रम को उसको एक रूप दिया हूँ और भविष्य में कुछ भाग तक ही सही उसे जरूर आपके सम्मुख लाऊंगा।